बात ठीक है कि मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब भी हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है इसका किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई टाइम फ्रेम के अंदर ये है कि किसी के जाने से पहले ये बन जाए या किसी के आने से पहले ये बन जाए, ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में सियासी इंतशार उरूज पर है। मुल्क में अक्टूबर के आखिर में एक बड़ी आइनी तब्दीली होने जा रही है। इससे पहले हुकूमत हर हाल में आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ख़बरें ये आ रही हैं कि रवा हफ्ते या आइंदा हफ्ते ये तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। ज़राए के हवाले से ये इत्तलात भी हैं कि नवाज शरीफ ने आइनी तरमीम की वजह से लंदन जाने का प्लान मौखर कर दिया और जब तक ये तरमीम मंजूर नहीं हो जाती वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। मगर पीटीआई और अपोजिशन जमातें आइनी तरमीम को रोकने के लिए जान पर खेलने के लिए तैयार हैं और मुल्क भर में सरापा एहतजाज भी। एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन को फिर सील कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में आलमी सतह की सरगर्मियाँ का आगाज़ हो गया है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं और 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास भी होने जा रहा है। अहम मुल्कों के सरबराहान की आमद मुतवक्के है। सियासी इंतशार से मुल्क में नागवार सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी जमातों को एक मशवरा दिया कि कॉन्फ्रेंस से पहले किसी किस्म का तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आइनी तरमीम से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। हुकूमत और अपोजिशन जमातें 16 अक्टूबर तक तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मौखर कर दें क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए संग मील की हैसियत रखती है। इससे पाकिस्तान मुआशी सियासी ताकत हासिल कर सकता है। इसी से मुतालिक आज का पहला सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, इलियास साहब और खालिद क्यूम साहब। आप सबको खुश आमदीद। खालिद क्यूम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि ये जो एक सियासी तनाव की कैफियत है और आइनी तरमीम को लेकर माहौल सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं तमाम सियासतदानों की भी। अब खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपना दौरा मौखर कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम का मामला जिसमें ज़ाहिर है आलमी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा, तो आपको लगता है कि जो मशवरा भी दिया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से कि मुल्क के मफाद में नहीं है ये तनाव की कैफियत जो सियासी तौर पर इसको कम होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये जो सियासी तनाव है या सियासी माहौल में कुछ बेहतरी आएगी और ये आइनी तरमीम का मामला निमटता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सरबराही इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये बड़ा अहम इवेंट है पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि इस तंजीम के साथ जो है इस पूरे खित्ते और पूरे रीजन की जो तरक्की और खुशहाली जो है वो जुड़ी हुई है और पाकिस्तान ने इस तंजीम में का रुकन बनने के लिए बड़ी कीमत अदा की है। पाकिस्तान 2005 से इसका जो है बतौर मुबस्सर इस तंजीम के अजलास में शरीक होता था। फिर 2017 में पाकिस्तान को इस तंजीम का फुल रुकन बनने का मौका मिला और इससे इस जो सरबराही इजलास जो है वो होने जा रहा है, इससे पाकिस्तान और इस खित्ते ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो अमन की इस वक्त ज़रूरत है और जो सूरत हाल है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एक बड़ी जो है वो इस जंग के अंदर बड़ी एक कुर्बानियाँ दे चुका है, बड़ी कीमत अदा कर चुका है। बड़ी मुआशी कीमत जो है वो पाकिस्तान 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मेशत को इस जंग से जो है वो नुकसान हो चुका है। तो इस तरह इस खित्ते के अंदर अमन के लिए भी ये इस तंजीम का इजलास जो है शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो बड़ा अहम होगा और इस हवाले से इसका अलामिया जो है वो भी अहम होगा। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली दुरानी ने जो तजवीज़ दी है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक जो है वो दोनों अतराफ से जो है माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जाए और जो तरमीम का मामला है उसको भी मौखर किया जाए और जो एहतजाज
एहतजाज PTI का होने जा रहा है उसको भी मौखर किया जाए, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान को, जो आपको याद होगा जब चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी एक पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तनाव की सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर उस वक्त PTI का जो धरना था उससे भी जो है वो बड़ी कशीदगी थी, जिसके बायस एक साल के लिए जो है फिर चीनी सदर का दौरा जो है वो मौखर हुआ और CPEC जो है वो आगे गया। और अब मैं समझता हूँ दूसरा आपने पूछा कि आईनी तरमीम जो है वो जो है वो सिरे चढ़ती हुई नज़र आ रही है कि ना। आईनी तरमीम तो देखिए कि हर सूरत में होने जा रही है। अब देखना यह है कि ये आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से होती है या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी तशरीह का जो 63A का फैसला आने वाला है उस फैसले की रोशनी में फिर प्लान B के तहत जो है वो होती है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल जो है इससे जुड़ा हुआ है। और जो ताकत 19वीं तरमीम के जरिए उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हासिल की थी और अदलिया ताकतवर हुई थी, अब इस तरमीम के जरिए उस अदलिया की ताकत जो है उसको ख़त्म करने की और रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी आया साहब, अब हुकूमत तो ये कह रही है कि सरबराही कॉन्फ्रेंस से पहले आईनी तरमीम जो खबरें हैं मंजूर कराने की कोशिश होगी। अब दूसरी तरफ एहतजाज भी जारी है, जो खालिद क़य्यूम साहब बात कर रहे हैं कि हर हाल में होना है, अब देखना यह है कि इत्तफाक़ी राय से होता है या नहीं। तो आपको क्या माहौल लग रहा है, आईनी तरमीम होती हुई नजर आ रही है और ये इजलास ज़ाहिर शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही ये भी इतना इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, तो इस सारे माहौल में आपको क्या लग रहा है कि सियासी तनाव बढ़ेगा या कम होगा? देखिए इतना इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कि इसमें तवक्को ये है कि रशियन प्रेसिडेंट भी आएंगे, तो जाहिर है इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये कोई मतलब आम वो इजलास नहीं है और दुरानी साहब बिल्कुल ठीक, और वो अगर कह रहे हैं तो जाहिर है वो इसका मतलब है कि कुछ क्वार्टर्स ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ये कूल डाउन की जाए सिचुएशन। बज़ाहिर गवर्नमेंट उसके लिए आमादा नज़र मुझे नहीं आती। फजलुर रहमान साहब का भी ये है कि वो किसी वक्त तो लगता है कि मान गए हैं और वो तासुर भी ऐसा देते हैं कि ठीक है कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अचानक वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा इसको वोट करने। अब जो जिस सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला खालिद क़य्यूम साहब दे रहे हैं उसमें तो राइटिंग ऑन द वॉल है, वो नज़र आ रहा है कि उसका फैसला क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो एक था ना कहते थे कि जी बेंच से पता चल जाता है फैसला क्या आएगा, और फिर उसी दौर में हम दोबारा दाखिल हो गए हैं। जब काजी साहब शुरू में आए थे तो लगता था कि नहीं अब शायद बहुत सी चीज़ों का, जैसे ये आपने देखा था PTI को सीट्स मिलने वाला, इसमें जस्ट गेस्ट वर्क तो था लेकिन लोगों को लिटरली नहीं पता था कि फैसला क्या आएगा, और वो जब आया तो बहुत सी लोग हैरान भी हुए थे उस फैसले से। और इस तरह ही उसूलन तो आने चाहिए फैसले, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कोई फैसला वो लगा हुआ है। अब मसला ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, धरने का भी इन्होंने बड़ा ठीक हवाला दिया, वो बड़ा गलत हुआ, उस वक्त नहीं होना चाहिए था। अब भी अगर PTI एहतजाज करने जा रही है तो नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत वो होने जा रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल फोर्स जिसको सबको पता है कि उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे इलेक्शंस में, वो जलसे की इजाज़त मांगती है तो आपको जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। आप क्यों नहीं देते? पहले तो आप लटकाते रहते हैं, आखिरी दिन तक, आखिरी शाम तक, आखिरी रात तक इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, आप हाई कोर्ट जाएँ, फलां कोर्ट जाएँ, उसके बाद कि जी वो अदालत से फैसला आता है कि जी वो डिप्टी कमिश्नर इसका फैसला करे। मतलब इसके बाद जब इजाज़त मिल भी जाती है तो आप कहाँ इजाज़त देते हैं कि जी आप मवेशी मंडी में जाके कर लें। मतलब आप उस पार्टी का मजाक बनाना चाहते हैं। बेसिकली आप उस पार्टी का मजाक नहीं बना रहे, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप उनका मजाक बना रहे होते हैं, और वो जाहिर है वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप कहते हैं चलें वो गलत लगे होंगे एक लीडर के पीछे, वो उनकी लीडर का कोई नज़रिया नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पा रहा होगा, वो नहीं कुछ करता होगा, उसने कुछ नहीं किया होगा माजी में भी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त गलत या ठीक उस लीडर की फॉलोइंग है, और जो फॉलोअर्स हैं उसके साथ उनके साथ जब आप ये कर रहे होते हैं, फिर एहतजाज जो पिंडी में उन्होंने किया वो आपने अनाउंस कर दिया कि जी वो देखें लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, सारा शहर बंद करके आप
ये विक्ट्री क्लेम कर लेते हैं तो वो जाहिर है अब फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है कि आप ये तवक्को करते हैं कि जी हम ये सलूक कर रहे हैं, लेकिन वो जब ज़रूरत है वो पीछे हट जाए। असूलन हट जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि पीटीआई को एहतजाज इस दौरान नहीं करना चाहिए, उनको अपना एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, लेकिन इधर से भी कुछ पॉजिटिव चीजें जानी चाहिए। मतलब आप क्यों ये तुले हुए हैं कि नहीं जी हमने हर हाल में ये उसके एससीओ से पहले हमने तरमीम करानी है, नहीं करनी चाहिए। वो उनका दुरानी साहब का मशवरा बिल्कुल ठीक है, और ये दुरानी साहब अगर कह रहे हैं तो सिर्फ वो नहीं कह रहे होंगे, यकीनन ज़ाहिर है ये कुछ और क्वार्टर्स भी चाह रहे होंगे कि इस दौरान एहतजाज ना हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब के जाने के बाद शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए बेहतर है कि इस पे जिद गवर्नमेंट भी ना करे और पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करे, एटलीस्ट 16 तक तो करे, 15-16 तक, उसके बाद वो करना चाहते हैं एहतजाज करें। जी आमिर साहब, आपको लग रहा है कि ये तमाम सियासी जमातें खुश असलूबी से मामलात आगे बढ़ने के लिए कुछ एफर्ट्स करती हुई नज़र आएंगी? वो हुकूमत भी है, दायरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और ये शंघाई ताउन तंजीम का इतना बड़ा इजलास, सरबराही इजलास, ये आलमी सरगर्मियाँ, अब इस सारी सिचुएशन में अगर सियासी माहौल में तनाव होगा तो ज़ाहिर है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आपको लग रहा है कि ये आईनी तरमीम की जो मंजूरी है, क्या ये मौखर करेगी गवर्नमेंट, या सियासी तनाव को जो इस वक्त नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, इसको कम करने की कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत? आमिर साहब, जब हम बात करते हैं ना जी कि दुरानी साहब चूंकि बात कर रहे हैं तो कुछ और क्वार्टर्स होंगे, तो उन्हीं क्वार्टर्स की आईनी तरमीम है, लिहाजा ये बात तो क्लियर कर लें कि ये किसी गवर्नमेंट या किसी क्वार्टर की और की नहीं है, एक ही तरफ से एक ही पॉलिसी का ये तसलसल है कि आईनी तरमीम आनी है, और उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड हैं। अब फैसला क्या होता है, जैसे मुनीब अख्तर साहब जो फैसला दे के, जिसको सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा कि ये आइन के साथ शरारत हुई है और इसमें रीराइट किया गया है, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाए कि एक तरफ आप कहते हैं जी पार्टी का बड़ा वो लॉयल होना चाहिए और उसे नहीं जाना चाहिए, तो फिर पार्टी के सरबराह को, चूंकि उस वक्त चौधरी शुजात को हटाना था, कि वो कह रहे थे कि नहीं पार्टी सदर के तौर पे कि आप हमजा शहबाज को वोट दें, लेकिन उस वक्त आईनी मामला ला के सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला लिया गया और उसमें लिखा गया कि पार्लिमानी लीडर होगा, यानी पार्टी का सदर तो गया ना, वो उसका शेर अफजल मरवत वाला प्रोग्राम बना दिया। तो यहाँ पसंद और नापसंद पे सुप्रीम कोर्ट से फैसले लिए गए थे, जिनको दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। ये आइन के अंदर मर्जी की तशरीहां डाल के अगर दुरुस्त होने जा रहे हैं, काजी से किसी को तकलीफ हो सकती है, होती रहे, ये तो होनी है और हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से लटकाया गया केस। और जब कमेटी बनी तो मुनीब अख्तर साहब जो सबसे सीनियर थे, नंबर 2 मंसूर अली शाह साहब थे, क्यों भाग रहे थे कमेटी के ऊपर और ये केस क्यों नहीं लगने दे रहे थे? इन लोगों का काम था नजरसानी के केस को, जिस तरह तरतीब वार तय हुआ था उस हिसाब से इसको लगना चाहिए था। अब आप आ जाए, मैंने तो कल भी इसी पे बात की थी कि मलेशियन पीएम आ रहे हैं, फिर एससीओ है, और पहले भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल प्लान के तहत उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी कि चाहे सीपैक है या कुछ है, आपने नहीं होने देना, और उन्होंने धरना नहीं उठाया। फिर वो उठे थे जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ था, तौहन करहन उठे थे, उनके कजन तो निकल के पतली गली से जा चुके हुए थे, तारुल कादरी साहब की बात कर रहा हूँ। तो खान साहब के मिजाज में पाकिस्तान कहीं पहले नहीं है, कबूलियत अपनी जगह पे होगी, पाकिस्तान सबसे पहले है। तो उनके नजदीक सियासत उनकी जात से मुंसलिक है, उनको किसी की परवाह नहीं है। बात कर रहे हैं कि जी अली अमीन के मैं साथ खड़ा हूं और बैरिस्टर गौहर के साथ खड़ा हूं, लेकिन उन्हीं की जो मिशाल खान है जो रोजाना जाती हैं वहां पे, उन्होंने जर्नलिस्टों को ब्रीफ किया कि इमरान खान साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है कि बैरिस्टर गौहर डरपोक आदमी है। अब बताएं सच कौन बोल रहा है? आज लोगों ने इंतजार पंजोथा साहब को बताया कि ये खबर जर्नलिस्टों ने नहीं दी, ये मिशाल खान ने बकायदा समोसे चाय पिला के खोखे पे और ये खबर बताई कि इसको खबर दें। अब आप मुझे बताएं कि लड़ाई कौन करा रहा है? ये खान साहब खुद मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ खबरें फीड करते हैं और उनकी नजर में ये है कि अगर मैं हूं तो सब कुछ है वरना नहीं है। तो फिर रियासत जब अपना काम करती है, 9 मई को वो नहीं भूल रहे। आप शहबाज शरीफ का नाम न लें, फौज के DGISPR को जहन में रखें, उन्होंने कोई बयान तो नया नहीं ना दिया, वो खड़े हैं 7 मई की पोजीशन पे, जो 1 साल मुकम्मल होने पे बयान आया था कि आपको माफी मांगनी है, उससे बिरत इख्तियार करनी है। तो अगर ये नहीं मानेंगे क्या होगा? पहले भी इन लोगों ने बहुत पीछे किया था,
सी पैक को, और अपने दौर में भी उसको इतना पीछे किया कि चाइना को वापस लाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। आज ये मुख्तलिफ एजेंडों पे पाकिस्तान का अमन खराब होने जा रहा है। सोचना सबको चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। कोई पॉलिसी में तो तब्दीली नहीं आ रही। अगर हम ये कहें कि जी वो अपना आईनी तरमीम का छोड़ दें, भाई सुप्रीम कोर्ट अपना लग रही है ना केस, वो कल या परसों में हो जाएगा। 2 साल तो हो चुके हुए हैं आइन के साथ मजाक बनाए हुए। वो फैसला होगा। आईनी तरमीम पे बिल्कुल इत्तफाक राय की 100% कोशिश हो रही है, होनी चाहिए। नहीं होती तो पहले भी आईनी तरमीम में लोगों ने मुखालफत में वोट दिए, अब भी दे देंगे। जी फैसल साहब, अगर इस तरह मुखालफत में ये मामलात चले तो फिर तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये आईनी तरमीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास? हुकूमत ज़ाहिर तरजीहात तो होती हैं स्टेट के पास, तो आपको लग रहा है कि ये सियासी टकराव कम हो पाएगा? अच्छा देखिए, सियासी जो तनाव है, कशीदगी है, टकराव है, इसके तो कम होने का कोई इम्कान नहीं है। हिकमत अमली में जो है वो तब्दीली हो सकती है कि 2 दिन पहले एहतजाज 2 दिन बाद चला जाए या 2 दिन के लिए मौखर हो जाए, लेकिन ये कशीदगी जो शुरू हो चुकी है वो तो अब बहरहाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और मुस्तकबिल करीब में भी इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। जहाँ तक आइनी तरमीम का ताल्लुक़ है, जो आजकल अदालती कार्रवाई हो रही है, ये भी आइनी तरमीम का ही एक हिस्सा है। उसी सिलसिले की जो है कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि तरामीम तो किसी और की हैं, हुकूमत भी किसी और की है, तरामीम भी किसी और की हैं, आइन भी किसी और का है, कानून भी किसी और का है, सुप्रीम कोर्ट भी किसी और की है, तो फिर परेशानी क्या है? मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। देखिए, आज नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो बड़े अरसे के बाद वो बाहर आए, उन्होंने तकरीर की। ज़्यादा बेहतर होता है कि वो हुकूमती कारकर्दगी बताते, हुकूमती प्लान देते। आप इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए मसाइल का सबब है, सारे मीडिया पे हम बात करते हैं, लेकिन इन लोगों के जहन से इमरान खान क्यों नहीं निकलता? आपने तो जेल में डाल दिया, आप कहते हैं वो सिफर है, वोट उसको नहीं पड़े, तो भाई इमरान खान अपने जहन से निकाले ना, मत किया करें इमरान खान का जिक्र। क्यों आप इमरान खान का जो है वो जिक्र करते हैं? आपकी तकरीर इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है, तहरीक इंसाफ से शुरू होती है, तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हो जाती है। आज भी वो इस चीज़ की तकरार करते रहे, मुझे क्यों निकाला? वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे निकलवाया। जिस तरह हम जिस मौजूदा हुकूमत के बारे में कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कठपुतली है, तो 2018 में ये स्टेटस इमरान खान को हासिल था, वो भी उस वक्त कठपुतली थे। आपकी आज हुकूमत है, आप हिम्मत करें और मास्टरमाइंड का नाम लें कि कौन मास्टरमाइंड था इस प्रोजेक्ट का, जिसने आपको निकलवाया, जिसने अदालतों को मैनेज किया, जिसने एक जमहूरी हुकूमत को, हम जमहूरी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो जमहूरी हुकूमत थी ना, और वो उस हुकूमत के जो इलेक्शन थे वो कम से कम 2018 से तो बहुत ज़्यादा शफाफ हुए थे, 2013 के इलेक्शन, और 2024 का तो कोई मुकाबले ही नहीं है, लेकिन 2018 से भी बहुत शफाफ इलेक्शन 2013 के थे। तो उस जमहूरी हुकूमत को किसने ख़त्म किया, उसके खिलाफ किसने साजिश की, उसका आप नाम लें। और आज आपकी हुकूमत है, आज आप एक ताकतवर तरीन आपके हुकूमत भी है, ताकतवर तरीन लोग भी हैं, तो वो जो साजिश में मुलव्विस थे तो उनको भी कटेरे में लेकर आ जाए। आज तो अदलिया भी आपके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, हर चीज़ आप जो है मैनेज कर रहे हैं, तो फिर वो कठपुतली के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय असल किरदार का नाम लें, असल किरदार को आप कटेरे में खड़ा कर दें। तो ये आप ऐसा करेंगे तो ये सिर्फ ये वजह नहीं कि जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की उनका ज़ाला हो जाएगा, ये मुल्क पर भी आसान होगा, कौम पे भी आसान होगा, जमहूरियत पे भी आसान होगा। आइंदा के लिए ऐसे रास्ते रुक जाएंगे कि कोई जमहूरी हुकूमत को इस तरह साजिश करके जो है ख़त्म कर सके। आप कोशिश तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें, अगर नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, कठपुतलियों का नाम लेने के क्या फ़ायदा होता है? इससे आप अपनी कमज़ोरी को जाहिर करते हैं। आप ये बताते हैं कि आप में इतनी सख्त भी नहीं है कि आप जो है असल किरदारों जो है वो नाम ले सके, तो ठीक है। बस फिर जिस तरह 2018 में साजिश हुई थी तो हमें तैयार रहना चाहिए। 2000 जब आप ये बात करते हैं ना कि ये आईनी तरमीम किसी और की है, ये पार्लियामेंट किसी और की है, तो भाई फिर जिसकी है तो वो किसी वक्त किसी को चाह के किसी और को भी बिठा देंगे, फिर रोना धोना क्या, फिर शोर मचाना क्या, बस शिफ्ट है, फिक्र नहीं करें, तब्दील हो जाती है। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि दोनों तरफ से मामलात सियासी तौर पर संभालने की कोशिश होगी, ऑपोजिशन हुकूमत? देखिए, ये मामला संभालने की कोशिश जो है, जिस तरह
फैसल साहब कह रहे थे कि ये मामला तो सुलझेंगे नहीं, लेकिन इसको रोकने के लिए जैसे कोशिश की मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, इस तरह सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको समझना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपना दौरा मनसूख कर दिया है, हालांकि उन्होंने अपना चेकअप करवाने के लिए जाना था लेकिन वो रोक लिया क्योंकि उनके लिए ये बड़ी अहम है तरमीम करवाना। इस वक्त तरमीम अहम है, इसके लिए वो करवाना चाहते हैं। तो लेकिन इसके लिए जो टाइम है वो इन सबको देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम है मौका के शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, सरबराही इजलास, वो इधर हो रहा है। तो इसके लिए इन लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक अच्छा इमेज बनाना चाहिए कि दुनिया के ममालिक जो सरबराह आ रहे हैं उनके साथ, उनके सामने एक अच्छा पोर्ट्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बल्कि अब तो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कहा जाता है कि इस तरह। तो इस वक्त इन सियासतदानों को चाहिए, तमाम बड़ों को बैठना चाहिए, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इस वक्त जो है मामला मुल्क का है, मुल्क के मामले के लिए पाकिस्तान आके थोड़ी बनेगा, उनके जहन में तो पाकिस्तान का इमेज पहले से मौजूद है। नहीं, वो तो सारा इमेज है, लेकिन इस वक्त तो दिखा देना चाहिए ना कि इजलास हो रहा है, तो सारी ये खबरें पाकिस्तान से सिर्फ इस इजलास की खबरें जानी चाहिए, मुझे कि ये ना जाए कि एहतजाज जा रहा है, जिसके लिए ये इसके लिए इजलास को ख़राब किया जाए। जैसे पहले देख लें धरना दिया गया जिसकी वजह से चाइना का जो आ रहे थे सदर वो नहीं आ सके, फिर इसके बाद जो है इस तरह ये है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर वो लोग जो हैं उनके जो इन्वेस्टर्स हैं जो आके इधर करना चाहते हैं, जैसा पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने की बात है। अगर इमेज बेहतर होता है तो इसके लिए एक अच्छा एक दुनिया में रिस्पांस जाना चाहिए, एक अच्छा तासुर जाना चाहिए। लेकिन ये इस वक्त जो है इसको बिल्कुल ख़राब करने के लिए जो कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, इन लोगों को अपना बुलाना चाहिए, बैठना चाहिए, आपस में बैठ के अपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, इस मामले को आगे रखना चाहिए। इन दोनों को आपस में इस वक्त तक तो इनकी मुलाकात हो जानी चाहिए थी ताकि इस चीज़ को डेफर कर देते, ताकि मामला जो है वो सही चलते, ताकि पाकिस्तान को जो फ़ायदा होता है। लेकिन इनका मसला ये इनकी अना का है, लेकिन इस टाइम ये बैठ नहीं रहे। देख लें आज भी क्या हालात हुए हैं, एहतजाज हो रहा है, और दूसरी तरफ भी जो है कि वो तरमीम करने के लिए इतनी बड़ी खबर आई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना दौरा मनसूख कर दिया बैरून ममालिक का। तो ये जो सूरत हाल है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जैसे एक मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा, दूसरे सबको आना चाहिए, और जिस भी बैठे प्लेटफॉर्म पर बैठे आपस में मेज़ पर बैठ के बातचीत करें और इसको मसले को इस वक्त हल करें। बाद में जो है उसके बाद जितना मर्जी लड़ें, जो तरमीम तो होनी है वो हर सूरत में उन्होंने करने का फैसला कर लिया। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब रुक गए हैं तो इसका मतलब है कि मामला क्लियर होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीत सीखी हुई है। तो उन्होंने इस वक्त इस मामले को क्लियर करना है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, उनको पता है कि तमाम जो शोबे हैं, जो तमाम जो पीछे फोर्सेस हैं उनके साथ हैं, तो इस वक्त वो करवा लेंगे। तो इसलिए वो इसको अहम समझ लें। लेकिन दूसरा मामला भी अहम समझना चाहिए कि मुल्क का एक है, मुल्क के अंदरूनी हालात बेहतर होंगे तो बाहर ये अच्छा इमेज आएगा। एक चीज़ की समझ नहीं आई मुझे तो वक्त की ज़रूरत कि वो तरमीम किसी और की है तो विक्ट्री नवाज शरीफ साहब की कैसे होगी। बहरहाल ये आप देख इलियास साहब से सवाल पूछ रहे हैं, विक्ट्री तो है ना। मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, जो सवाल उठाया तो इलियास साहब ने, नहीं सवाल इलियास साहब ने उठाया। हमने तो आपको कहा है कि मोहम्मद अली दुरानी को इधर उधर के इस्तारों में ना लाएं। जिनका है इस्तारा वो फौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और वो सामने खड़ी है और वो खोल के बोल रहे हैं, कुछ छुप के नहीं बोल रहे। यहाँ नंबर बनाने वाली पार्टियां आ जाती हैं मैदान में कि शायद हमारा दाव फिर लग जाए जनरल मुशर्रफ की तरह। चले जी, सब जनरल मुशर्रफ कहाँ से आ गया बीच में? मोहम्मद अली दुरानी को मत भूलें, आदमी को बिलाजे में लेके आ जाते। अरे भाई मोहम्मद अली दुरानी को मत भूलें, पैसे लेके निकल गए थे। चले ठीक हो गया जी। अब ये देखते हैं शंघाई ताउन सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में शेड्यूल है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान में उनमें ज़ाहिर है एक अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन जो काफ़ी अरसे से चली आ रही है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये आइनी तरमीम अब एक बड़ी वजह जिसमें अपोजिशन जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, हुकूमत बज़िद है कि वो हर हाल में इसको आइनी तरमीम को करवाएगी। अब देखना ये है कि इत्तफ़ाक़ राय से होता है ये मामलात मज़ीद खुदा न खास्ता इंतशार की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मशरिक़ वुस्ता बड़ी जंग के दहाने पर अमेरिका की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां, ईरान का अमेरिका को मुदाखलत से बाज रहने का इंतबाह। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जंग में बदलने का ये जो सारा तनाज़े है इसका कितना खदशा है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, इसराइली दहशतगर्दी ने मशरिक़ वस्ता को बड़ी जंग के खतरे से दो चार कर दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची है। अमेरिका इसराइल का भरपूर दिफा करता नजर आ रहा है और ईरान को धमकियां दे रहा है कि उसने इसराइल पर हमला करके बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि इसराइल चंद दिन में ईरान पर बड़ा हमला करेगा और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। अगर इसराइल ने हमला किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे और अल्लाह की मदद से अगली बार कहीं ज़्यादा शिद्दत से ज़र्ब लगाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो मामले से पीछे हट जाएं और मुदाखलत से बाज रहें। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ईरानी हमले की मज़म्मत न करने पर इसराइल ने हठधर्मी और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उन पर इसराइल में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक सवाल अयाज साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि इस वक्त मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग के दहाने पर है। अमेरिका की ईरान को संगीन नताइज की धमकियाँ हैं, जबकि ईरान ने भी मुदाखलत से बाज रहने का कह दिया है। अब ये जो सारा ईरान इसराइल तनाज़े है, क्या ये जंग में बदलने का इसमें खदशा है? देखिए, जंग में बदलने का खदशा तो बहुत अरसे से हुआ, लेकिन ये जो कल काम किया ईरान ने, आप देख रही थी कि इसराइल मतलब एक्सपैंड करता जा रहा था, अपने हमले लेबनान में कर रहा है, इधर कर रहा है, वो ज़मीनी फ़ौज उतार रहा है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब कोई भी मुसलमान मुल्क इससे महफूज नहीं रहेगा, सब जगह उसने जाके ये कार्रवाई करनी। उस हिसाब से वो लोग तनकीद कर रहे हैं जी नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। आप देखें कि वो डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए वहाँ तक गए ना उनके मिसाइल्स, अगर गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कामयाब हमला है। हाँ, अब जितना जुल्म बर्बरियत इसराइल कर चुका है अभी तक, जितने लोग शहीद हो गए, बच्चे तक नहीं छोड़े उसने, और हम सब मुसलमान मुल्क आराम से बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, हम सब गैर जानिबदार बने हुए कि जी हम मतलब एक मजम्मत करके हम पीछे हट जाते हैं कि जी ये बहुत जुल्म किया है इसराइल ने, और फिर एंड कहाँ होता है कि जी वो दो रियासती हल हमें सबको काबिल कबूल है। बट आपका क्या ख्याल है कि क्या इतनी माइट नहीं थी उस खित्ते में मुसलमानों की कि वो इसराइल का हाथ रोक सकते? लेकिन नहीं, किसी को रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जब ईरान ने ये काम किया है, उसके बाद अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया है। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कितना ही नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर रिएक्शन पूरी दुनिया से आ गया कि जैसे बज़ाहिर है वो लाडला बच्चा है, अगर उसको कोई मोहल्ले में डांट भी दे तो मुसीबत पड़ जाती है कि यार मतलब ये तो कौन होते हैं इसको डांटने वाले, ये तो बहुत लाडला बच्चा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम है, अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, कोई एक स्टांस ऐसा आना चाहिए मुश्तरका कि जी अब बहुत हो गई, अगरचे बहुत लेट है इस्लामी दुनिया इस हवाले से, आप मुसलमान होना भी छोड़ दें, इंसानी हुकूक के नाते आप इकट्ठे हो जाए। साउथ अफ्रीका की मिसाल हमारे सामने है, वो मुसलमान स्टेट है लेकिन शर्मनाक रवैया है हमारी मुस्लिम स्टेट्स का इस हवाले से। तो खुदारा इससे निकले, वरना बारी का इंतजार करने वालों की बारी एंड आ जाएगा। जी आमिर साहब, देखें यहाँ जज्बाती तकरीर की जाए ना तो अभी ईरान के हम आसमान ज़मीन के कलाबे मिला सकते हैं। हमास पे हम बात कर सकते हैं। हमास की उस कार्रवाई के नतीजे में अक्टूबर वाली, आज तक क्या हुआ गज़ा में, और हम सब मुसलमान मुल्कों ने क्या कर लिया। ठीक है, शहीद तो वही हो रहे हैं, कारपेट बमबारी उन पे हो रही है, हॉस्पिटल्स पे उनके हमले हो रहे हैं। जिस जगह पे कहते हैं ये रेफ्यूजीज़ के लिए मुख्तस किया, वहाँ निकल जाएं, वहाँ हमले होते हैं। क्या कर लिया? बॉर्डर पे सारे इस्लामी ममालिक ही है ना, गजा की पट्टी पे एक तरफ ही है ना इसराइल, तो खुराक भी नहीं देने जाते। हमने बात की, पाकिस्तान के वजीर आज़म ने बिल्कुल यूएन में डंके की चोट पे की, बस उसके बाद हम भी ख़त्म। आगे क्या है? आगे हमारे पास किसी के पास कोई लाएअमल नहीं है। देखें, अब हमें सबको, चाहे वो बारी का इंतज़ार है या कुछ है, देखना यह है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो हम जो कल बड़े जिक्र कर रहे थे कि 5वीं दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो एक झटके में वो 5 से ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। हमें भी अपने मसाइल देखने हैं। हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर वो हैं जो हमने गल्फ के ममालिक से और चाइना से लेके रखे हुए हैं, और अब IMF का मुआहदा हुआ है। हम अपनी उसमें पड़े हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ईरान ने किया है, ईरान ने कुछ सोच के किया होगा, नुकसान नहीं हुआ, आयाज साहब भी बता रहे हैं।
तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा इस तरह के जवाब देने का कि इस्माइल हानिया को वो आपके पासदारान के दफ्तर में या उनके किले में आके मार जाते हैं? कौन पूछता है? कोई जवाब ये थोड़ी है कि आप वो मिसाइल चलाएं जिनमें से 2/3 से ज़्यादा वैसे हवा में इंटरसेप्ट हो जाएं। इशू ये है कि अगर बैठना है ओआईसी ने तो बैठ के काबिल कबूल डायलॉग बनाए, फलस्तीनियों के लिए रियासत का रास्ता बनाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से, या आप देखें सद्दाम हुसैन को मत भूलें, कितनी भी वो तकरीरें करते थे, जंगों की माँ होगी फलां होगी, और निकले कितने जमीन के नीचे से जब पकड़े गए। तो खित्ते को उन्होंने भी आग में मतलब अमेरिका के कहने पे ही कुवैत पे चढ़ दौड़े थे ना, और नतीजा क्या हुआ कि घर के अपने उससे भी चले गए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी इसी तरह की होती है कि बढ़ के मार लो, बातें कर लो। सोचना ये चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात सबसे पहले करूंगा कि हम क्या वो ओरिजिनल इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जंग को टाला जा सके, मामलात को अपने मुल्क के हवाले से भी, और जिसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, जो है नहीं एक्चुअली, सारे ममालिक हैं, ठीक बात कर रहे हैं लोग यही कि कोई ऐसा फैसला तो नहीं हो रहा। जो लीड करते थे सऊदी अरब वाले वो अपना काम कर रहे हैं, वो सऊदाइजेशन में इस वक्त बिजी हैं कि उन्हें अपने मुल्क के लिए चाहिए है कि तेल के अलावा क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान को भी सोचना है, पड़ोसी ईरान मुल्क है, ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, कि वो भी कोई ऐसी मजीद गलतियां ना करें कि जिससे गड़बड़ हो। उन्हें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का जवाब ये नहीं है जो अब हम जज्बाती तकरीरों से दें। जी फैसल साहब। तो मेरे ख्याल में आमिर साहब की जो बात है ना वो मंतकी एतबार से दुरुस्त है। हमें अपनी इस्तेदाद भी देखनी पड़ेगी, हमारी इस्तेदाद क्या है। देखिए ईरान और हज़्बुल्लाह, जब हमास लड़ रहा था तो ना हज़्बुल्लाह ने उसकी मदद की ना ईरान ने मदद की, जबकि पहले एक अमूमी लोगों की राय थी, ख्वाहिश थी या तासुर था कि हज़्बुल्लाह भी, जब हमास का लड़ाई हुई थी हज़्बुल्लाह कूदेगी, हज़्बुल्लाह नहीं कूदी। हज़्बुल्लाह भी जब कूदी जब जंग उसके आंगन में आ गई, ईरान भी जब कूदा जब जंग उसके आंगन में आ गई। उससे पहले ये दोनों मुल्क भी कूदे नहीं, सिर्फ बातें ही जो है करते। इस तरह हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ थी, इस तरह इनकी हमदर्दियाँ भी उनके साथ थी। कल ईरान ने जो जवाब दिया है, ये जवाब देना ईरान के लिए नागुज़ीर था। ईरान ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जवाब दिया, उसका नतीजा निकला नहीं निकला इस डिबेट को छोड़ दें, लेकिन जवाब देना बहरहाल इस वक्त जो है एक हिम्मत की बात थी। जो और इस वक्त जो ईरान की अपनी जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसराइल के पास दौलत के अंबार है, सिर्फ 30 अरब का असला जो है ना अमेरिका ने उसको दे दिया है, और उसकी जो इस जंग से जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए जो मदद की है वो अलग की है इसराइल की पूरी। और ये बरतानिया तो अमेरिका का वैसे ही गुलाम है, वो पूरी दुनिया इस वक्त जो है इसराइल की दामे दरमे सुखने मदद कर रही है। आप ये बताएं कि ईरान की मदद के लिए कौन सा मुल्क आएगा? कोई एक इस्लामी मुल्क अमली मदद के लिए, बातें के लिहाज से तो हम भी कर रहे हैं, करेंगे। या पाकिस्तान पे साथ जंग हो जाती है तो अमली तौर पे कौन सा मुल्क जो आएगा? आपको हमारा तो अगर पाकिस्तान के दुश्मनों का इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का, और इस तहजीब के जो दुनिया में जिन लोग जो जंग को मुसल्लत कर रहे हैं उन दुश्मनों का हमें मुकाबला करना है तो हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ेगी, हमें माशी खुशहाली हासिल करनी पड़ेगी। हम उसके बाद तो मुकाबला कर सकते हैं। बातें करने के लिए ठीक है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकेंगे। और ये बात भी आमिर साहब की जो है ना सही है कि इस वक्त एटम बम है तो हम उससे हम महफूज हैं, वरना ये जितने मालिक के नंबर लग रहे हैं, जो हमारी हरकतें हैं ना, शायद पहला नंबर जो है वो हमारा लगता। लेकिन अगर ये जंग ईरान तक पहुंच जाती है, ये जंग आगे बढ़ती है, तो फिर ये जंग लगता नहीं है कि ईरान तक महदूद रहेगी। बिलवास्ता है बिला वास्ता जो है वो हम भी जो है उसमें मुलविस हो जाएंगे, और हमारी इस वक्त की जो माशी सूरत हाल है वो मुतहम्मिल नहीं है। जो असरात आएंगे क्या हम उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? सही, उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। ठीक। और हमें अपनी अव्वलीन तरजीह जो है वो इल्म हासिल करने पर और टेक्नोलॉजी हासिल करने पर देनी चाहिए, ताकि हम इन दुश्मनों का और इस्लाम के दुश्मनों को उनका मुंह तोड़ जवाब। बस फिर इनकार ही समझो। चलें ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस यही सवाल इलियास साहब और खालिद क़य्यूम साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है कि मामला ज़ाहिर है जंग में ये जो सूरत हाल जंग वाली है, इससे ज़्यादा जो आमिर साहब भी बात कर रहे थे कि डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, OIC का किरदार उसको अदा करना चाहिए, आपको लगता है कि वाकई हालात इस कदर संगीन हो सकते हैं? देखिए कि इससे ये जो मशरिक़ वस्ता की इस वक्त की सूरत हाल है
और ख़ास तौर पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद जो कशीदगी में एक गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है, और अब इसके बाद इसराइल की तरफ से ईरान की जो तेल की तनसीबात हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान को संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इस सूरत हाल से लग रहा है कि इस जंग का दायरा जो है वो फैलेगा और पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में ले सकता है, और इसके ख़ास तौर पर जो असरात हैं वो ना सिर्फ इस पूरे रीजन के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर अगर ईरान पर हमला होता है तो इससे बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो मुतासर हो सकता है। और इस जो कशीदगी की सूरत हाल है मशरक़ वस्ता में, ये उसी तरह एक तवानाई का नया बहरान जो है उसको जन्म दे सकता है पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर इस रीजन के अंदर। और इसके साथ जो खुराक का बहरान है, जिस तरह यूक्रेन रशिया वार के अंदर जो है तवानाई का बहरान भी पैदा हुआ, खुराक का बहरान भी पैदा हुआ, और जो शय सरफ की कीमतें हैं वो बढ़ी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारा तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो जो है वो आयल की इम्पोर्ट है। 28 अरब डॉलर तक जो है हम आयल की इम्पोर्ट पर्च करते हैं, और दूसरा बड़ा इम्पोर्ट बिल जो है 10 अरब डॉलर का वो हम जो है वो शय सरफ और फूड की आइटम जो इंपोर्ट करते हैं उन पर खर्च करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर जो है इससे तेल की कीमतों में देखिए एकदम जो जंप आया है, और स्टॉक मार्केट्स जो है पूरी दुनिया की वो गिर गई हैं, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा, मुआशी इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक होगा। और इसके ख़ास तौर पर जो असरात हैं पूरे रीजन के साथ साथ वो पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी जो है अगर ईरान पर हमला होता है तो हमारी सलामती को भी खतरात जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। जी इलियास साहब। जी देखिए जी, ईरान को तो अब धमकियाँ इसराइल की जानब से भी, अमेरिका की जानब से भी लगाई जा रही हैं। तो ईरान की जानब से भी कह रहे हैं कि अगर जो दूसरा हमला जो वो आप करते हैं इसका, तो दूसरा हमला इससे ज़बरदस्त हो सकता है। अगर ये ईरान की जानब से अगर ये ना किया जाता तो वो बिल्कुल एकदम जो था, बिल्कुल जिस तरह यार साहब कह रहे थे कि वो इसराइल अपना दायरा कार बढ़ाता जा रहा था, और ना सिर्फ वो फ़लस्तीन पर और बल्कि गज़ा में लगा हुआ था, बल्कि वो दूसरे ममालिक पर, साथ में उर्दन पर और सीरिया पर, और उसके ना अपना दायरा कार वसी किया जा रहा था। तो ये जवाबी हमला करना है, तो कोई उस पर बोल नहीं रहा था, तो लेकिन जवाबी हमला हुआ तो उस पर अमेरिका जो है वो मज़ीद खुल के सामने आ गया, और अमेरिका ने कहा कि इसका जवाब जो दिया जाएगा, इसके पर जो सख्तियाँ होगी, तो वाकई इस पर जो मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके लिए कि ये संजीदा एक मसला पैदा हो जाएगा। इन ममालिक का देखेंगे कि इन ममालिक के जो माशी असरात होंगे, ख़ासतौर पर जो तेल की तरसील है उससे में पाकिस्तान भी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान का बिल वो बढ़ सकता है, और इस वजह से जो बहरान है उस पर भी देखना चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है अब इस पर देखना चाहिए कि आगे इसका क्या लाहे अमल। OIC की जानब से तो कुछ नहीं जो किया जाता है। ठीक है इलियास साहब, आपको पॉइंट आ गया हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।